अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? तमाम अहबाब ठीक हैं? अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे आपको। अच्छा, आज हम बात करना चाहूँगा मैं इस पे पाकिस्तान की जो पुलिस है। पाकिस्तानी पुलिस सभी जानते हैं कि इनके मामलात क्या हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। बहुत अच्छे लोग भी पुलिस फोर्स में शामिल हैं और उतने अच्छों से बहुत बुरे भी इसमें शामिल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि सारी पुलिस ही करप्ट है। ऐसे नहीं है, करप्ट लोग हैं जिनका सद्देबाब करना चाहिए। हुकूमत के काम है ये कि हुकूमत इन मामलात को देखे और इनके ऊपर ये देखे कि किस तरह से इनसे मैक्सिमम आउटपुट ली जा सकती है पुलिस से पब्लिक वेलफेयर के लिए। अब इसकी तारीख देखें आप तो 1860-61 में पुलिस को तैयार किया गया। ये बाकायदा तौर पे एक फ़ोर्स के तौर पे अमल में लाई गई। ब्रिटिश हुकूमत थी, उसने ये काम किया था। उससे पहले सिविल लोग जो थे वो पुलिस वाले मामलात को निमेटा करते थे, समेटा करते थे। अच्छा, उसके बाद फिर आज करीब 160 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है यही पुलिस का सिस्टम चलता आ रहा है। 160 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है, पुलिस का सिस्टम वही है, पुलिस की हिरार्की भी वही चलती आ रही है। पाकिस्तान में मौजूद पुलिस स्टेशंस भी आलमोस्ट उतने ही हैं जितने पाकिस्तान के वजूद में आने के वक्त पे थे, उतने पुलिस स्टेशंस हैं आज भी। अब होता क्या है कि एक एक पुलिस स्टेशन जो सा है, करीब 1.5 लाख लोग उसकी जुरिस्डिक्शन में हैं। पाकिस्तानी आबादी का तनाजुर देखा जाए और इसकी आबादी को देखें और पुलिस स्टेशंस की तादाद को देखें, पूरे पाकिस्तान में करीब 1600 और कुछ पुलिस स्टेशन हैं जो काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इसमें गिलगित भी शामिल है और आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, 1600-1700 के करीब पुलिस स्टेशन हैं पाकिस्तान में टोटल। अब एक पुलिस स्टेशन जो सा है उसमें कम बेश 1.5 लाख के करीब लोगों को मैनेज करना है उसने। अब ये देखें कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर नफरी जोन सी मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि इलाके में कहीं पे कोई लड़ाई हो जाती है या कोई दहशतगर्दी का अमल रूप पज़ीर होता है, तो उस मामले में पुलिस हेल्प आउट नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस के पास इतने सोर्सेज ही नहीं है कि वो इनको टैकल कर सके। अब करप्शन को देखें तो करप्शन महा करप्शन है पुलिस में। क्यों है? उसकी बेसिक रीज़न ही ये है, इसकी जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग, 1.5 लाख लोग थोड़े नहीं है, 1,50,000 लोगों को एक एसएचओ साहब ने डील करना है। तो वो एसएचओ साहब के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो 1.5 लाख लोगों को मैनेज करेंगे। अब जिसमें से जो है कोई जिसका कोई वास्ता है एमपीज़ के साथ और कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई हाथ हैं, या इलाके का जो उनसा चौधरी या कोई लंबड़दार है या कोई जैलदार है, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वो माड़ा बंदा तो ठीक है, पुलिस को कुछ लै सकता है। उस तो अलावा कोई माड़ा बंदा पुलिस को लै कुछ नहीं सकता, मां सिवाए गालां तो ते जाओ जाओ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ कोई काम नहीं है, जाओ जाके सुलह कर लो, ये वाली बातें सुनने को मिलती हैं। और अमीर गरीब का तो बड़ा सिंपल सा वो है कि अमीर और गरीब का तो वैसे ही पता चल जाता है, और पुलिस वालों को तो सारे अपने इलाके का वैसे ही भी पता होता है। वो सब कुछ जानते हैं, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कौन मंशियात का कारोबार कर रहा है, कौन शराब की फ़रोख्त कर रहा है, कौन बंदा जुए के अड्डे चला रहा है, कौन सा बंदा चोर है, कौन सा बंदा डकैत है, कौन सा बंदा क्रिमिनल है, किस बंदे ने कत्ल किया है, या कौन सा बंदा लोगों के साथ बदमाशी करता है। पुलिस के पास हर चीज़ की रिपोर्ट मौजूद होती है। अब पंजाब पुलिस अरसे से बदनाम ज़माना है। क्यों? इनका तशद्दुद और इनके
कुछ मामला ऐसे हैं जिनकी वजह से ये बदनाम है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले ऐसे हैं, नहीं, कुछ सिलेक्टेड से लोग हैं जो काली भेड़े हैं, जो अपने ज़ाती मफादात और ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद की बिना पर लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ करते हैं। ये गलत है, हुकूमत को इस मामले में देखना चाहिए। ऐसा कोई भी बंदा अगर सामने आता है तो उसको फौरी तौर पे आप ना सिर्फ मुअत्तल करें, बल्कि कानूनी तौर पे उसके ख़िलाफ़ जहाँ तक आप जा सकते हैं जाएँ और करार वाक़ई सज़ा उसको दिलवाएँ, ताकि आइंदा आने वालों को इस चीज़ की इबरत हो, उनको नसीहत रहे कि हमने कोई गलत काम नहीं करना। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है और इसमें पुलिस स्टेशंस की तादाद है 281। 281 पुलिस स्टेशन है, 3.5 करोड़ की आबादी है। अब एक पुलिस स्टेशन जो है तकरीबन 1,20,000 लोगों को मैनेज करेगा, फिर मामला चलेंगे। उसके बाद बारी आती है जी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा पंजाब। पंजाब की आबादी 11 करोड़ से ऊपर है। 11 करोड़ से ऊपर की आबादी में पुलिस स्टेशंस हैं आलमोस्ट 705 के करीब। अब वो जो 705 पुलिस स्टेशंस को आप जब डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन पे, तो आपको 1.5 लाख से भी ऊपर की आबादी मिलेगी एक पुलिस स्टेशन के लिए। उसके बाद आप चले जाएं सिंध में, चले जाएं, करीब 5 करोड़ इसकी आबादी है और पुलिस स्टेशंस हैं इनके 500 के राउंड अबाउट, 530-40 के करीब इनके पुलिस स्टेशन हैं, जहाँ पे सारे मामला मतलब पूरे सिंध को 530-40 पुलिस स्टेशन ने मैनेज करना है। अच्छा जी, उसके बाद आप चले जाएं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की आबादी 1.25 करोड़ राउंड अबाउट इसके करीब है और इसके अंदर आप देखें तो आपको जो है पुलिस स्टेशंस यहाँ पे भी मतलब उस हिसाब से पूरे नहीं हैं जितने होने चाहिए और आबादी बहुत ज़्यादा है। अब बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है उनके ऊपर। हमारे पुलिस के जो उनसे हैं लोग, पुलिस ऑफिसर्स सारे के सारे, उनके लिए बड़ी परेशानियां बन जाती हैं इसकी वजह से। बलूचिस्तान में तकरीबन 125 के करीब पुलिस स्टेशन मौजूद हैं और आबादी 1.25 करोड़ है। सिंपल सा हिसाब देखें आप, तो तकरीबन 1 लाख बंदा एक पुलिस स्टेशन के अंदर आएगा जिसको पुलिस ने मैनेज करना है, जिसको देखना है। आज़ाद कश्मीर 40 लाख की आबादी है, तकरीबन 31-32 पुलिस स्टेशन है। इस्लामाबाद कैपिटल जो सा है, आबादी 30 लाख के राउंड अबाउट है, पुलिस स्टेशन 22 हैं यहाँ पे। और इसके अलावा हमारा पाकिस्तान, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि और कोई इलाका या एरिया रह गया है, तकरीबन पूरा पाकिस्तान इसमें कवर होता है। अब इनकी टोटल तादाद 1600 से 1700 के करीब है पुलिस स्टेशन की। बर्डन बहुत ज़्यादा होता है इनके ऊपर। अब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही मामला को समेटना है, अपनी मर्ज़ी से लेके चलना है। उसकी पुलिस की हिरार्की जो उनसी है, पुलिस की हिरार्की आप देखें, कांस्टेबल से शुरू होंगे आप, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल आएगा, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आ जाएगा, फिर सब इंस्पेक्टर आ जाएगा और फिर इंस्पेक्टर आ जाएगा। अब ये वाले जो उनसे रैंक्स हैं ये जूनियर हैं, यानी कि अवाम के साथ जिनका वास्ता पड़ना है वो ये वाले रैंक्स हैं। बदकिस्मती से हमारा तो एक कांस्टेबल भी जो है ना, वो खुद को डीआईजी समझता है, रिस्पेक्ट नहीं करते लोगों की। मेजॉरिटी जो सी है पुलिस में, मेजॉरिटी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते। और बदकिस्मती है ये हमारी मुल्क कौम की और हुकूमत का फेलियर है। मैं ये नहीं कहता कि ये मौजूदा हुकूमत, इससे पहले भी बहुत सी हुकूमतें गुजरी, किसी ने भी कुछ नहीं किया इस मामले में। ठीक है जी, इनसे उम्मीद है, ये कहते हैं कि जी हम जैसा ईमानदार कोई नहीं है, हम जैसा सादे कमीन नहीं है और हम पाकिस्तान को बेहतर करने की राह पे निकले हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे जी इन्हें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे इनके लिए कि ये मामला को अच्छे तरीके से मैनेज करें, इनको सुलझाएं और आवाम के लिए, पब्लिक के लिए आसानियाँ पैदा करें, जिसकी वजह से ये मुल्क चलता है, जिसकी वजह से ये सारे इदारे चलते हैं। अब करप्शन को किस तरह से ख़त्म करना है? आपने करप्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान सा फार्मूला है
और फार्मूला ये है कि जहाँ पे आपने पुलिस स्टेशन पे बर्डन दिया हुआ है 1.5 लाख से ज़ायद लोगों का, इस बर्डन को कम करें, अच्छे तरीके से मैनेज हो सके, क्राइम रेशो जो उनसी है वो अच्छे तरीके से उस पर काबू पाया जा सके, और करप्शन का फिर ऑटोमेटिकली सवाल ख़त्म हो जाएगा। कैसे? वो इस तरह से कि जब एक पुलिस वाला, एक एसएचओ जो सा है, उसके अंडर आएगी आबादी 35 से 40 हज़ार या मैक्सिमम अब 50,000 कर लें, कि 50,000 लोगों को जब उसने मैनेज करना है, उसके अंडर जो सी एक नफरी है एक पुलिस स्टेशन के अंदर, एक थाने के अंदर, वो हैं 50 लोग हैं, एक बंदा 1,000 लोगों पे आ गया तो कन्वीनियंट है, मुश्किल नहीं रहेगा। अब एक बंदा 10 से 15,000 लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। 50 की नफरी होती नहीं है वैसे किसी पुलिस स्टेशन में, इससे नफरी कम ही होती है। एक अपना इंस्पेक्टर होगा, दो सब इंस्पेक्टर होंगे, कुछ 4-5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होंगे, और आलमोस्ट 10-12 या 15 के करीब वहाँ पे कांस्टेबल्स होंगे, और 4-5 वहाँ पे हेड कांस्टेबल्स होंगे। तो यही तकरीबन 35-40 के करीब राउंड अबाउट ये नफरी बनती है। और इसको फिर अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकेंगे, इसको चेंज करें, इसके में बेहतरियाँ पैदा करें सिस्टम के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो सी है, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर पुलिस का जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम चल रहा है 160 साल पुराना। अंग्रेज़ ने जो सा कानून बनाया था इस बर्रे सगीर पे काबिज होने के लिए, उसने कवानीन अपने हिसाब से बनाए थे, अपनी आसानियों को देखते हुए। जैसे सिंपल सी बात है, एक एसएचओ को इतना बड़ा एरिया दे दिया उसने, उसका रीज़न क्या था कि वो लोग उन्होंने लिए थे, कोई बाकायदा कोई एग्ज़ाम्स तो हुए नहीं थे उनके, या कोई एप्लीकेशंस नहीं थी कि लोग आएँ और आके भर्ती हो जाए, नहीं, उनके अपने सेलेक्टेड लोग थे वो। उसमें से मतलब मेजॉरिटी जो उनसी थी अर्ली डेज़ में, वो अपने लोग थे, उनके अंग्रेज़ थे, वो सारे के सारे ब्रिटिश थे, उनको बिठाया गया, उनको लगाया गया। फिर जो सिविलियन जो थे, जो हुकूमतों के साथ काम करते थे, जैसे लंबरदार है, जैलदार है, जागीरदार है, ज़मींदार है, ये सारे के सारे हुकूमतों के लिए काम करते थे। तो फिर इनमें से लोग चूज़ किए गए, उनको ला के बिठा दिया। अब इख्तियारात उसको बहुत ज़्यादा दे दिए, हद से ज़्यादा उसको इख्तियारात दे दिए गए। क्यों? कि पीछे बड़ा सिंपल सा रीज़न था कि अंग्रेज़ का मकसद सिर्फ एक ही था कि उसने करनी थी हुकूमत, चाहे जैसे भी करके। उसने बर्रसगीर से पैसा निकालना था, उसने इसको कंट्रोल करना था, मैनेज करना था। कैसे करना था? अब वो डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग उन्हें दरकार थे जो उनके लिए जान तक की भी कुर्बानी लगाएं, उनके लिए हर हद तक जाएं, ऐसे लोग उन्हें रिक्वायर थे। और उन्होंने फिर अपनी मर्जी के लोग बिठाए। एक एसएचओ जो सा है उसको अपनी मर्जी से ला के बिठा दिया। अब एसएचओ साहब जो उनसे हैं इलाके के माई बाप हैं। अब एसएचओ साहब ने जो एफआईआर में लिख दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको बदल नहीं सकता। इतनी ज़्यादा ताकत और इख्तियार इसको दे दिया गया। मकसद सिर्फ वही था कि इन लोगों को काबू करना है, इन लोगों को पकड़ के, मतलब इनकी जो ताकत है उसको ज़ाया करना है। जो बर्रसगीर के लोग थे, मुख्तलिफ नस्लें थी, मुख्तलिफ कौमें थीं, और बड़े लड़ाका किस्म के लोग थे। ये बादशाहों से भी टकरा जाया करते थे। बड़ी बड़ी इनकी तारीख भरी पड़ी है। आर्यन नस्ल के लोग थे, आर्या थे, और ये तो है ही लड़ाका ही हैं, शुरू से ही लड़ाका हैं। सिंध में जाके देख लें आप, सिंधी भी ऐसे ही हैं, बलोची भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, पठान, उनकी तो फिर आपको मिसाल ही कोई नहीं चाहिए। और फिर इंडिया के बेशतर इलाकों में म्यो कौम बैठी हुई थी। म्यो कौम आज भी वैसे के वैसे ही हैं, वो वैसे ही के वैसे ही, आप मतलब सादा लफ्ज़ों में उनको जाहिल कह लें कि मेजॉरिटी आज भी म्यो बरादरी की जहालत में है, लड़ाइयों में बड़े तेज़ हैं। तो इन्होंने, अंग्रेज़ ने इन लोगों को बिठाया ला के, अपनी मर्ज़ी के लोग, सिलेक्टेड लोग ला के बिठाए पुलिस स्टेशन के अंदर, थानों के अंदर, और इलाके का जो सा था निज़ाम वो संभालना शुरू कर दिया। अब बदकिस्मती हमारी ये कि 75 साल गुजर गए। 75 सालों में किसी हुकूमत ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी सदर ने, किसी जज ने सोचा ही नहीं। उसने ये जहमत ही नहीं गवारा की कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। 160 साल पुराना कानून है जिसके तहत हमारी पुलिस चल रही है।
आज से आप 20 साल पीछे चले जाएं, मोबाइल फ़ोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था पाकिस्तान में, पता ही नहीं था किसी को। और आज बच्चा बच्चा जो सा है मोबाइल से अच्छी तरह से बखूबी वाकिफ़ है। छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे टच मोबाइल्स को इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स को वो इस्तेमाल करते हैं अपनी पसंदीदगी वाले जो उनसे उनके हैं प्रोग्राम्स, उनको इजीली निकाल लेते हैं। आप सिर्फ उनको मोबाइल पकड़ाएं। इसी तरह से हम बहसीयत कौम, हमारे अंदर भी तब्दीलियाँ आई हैं भाई, हम भी मिच्योर हुए हैं, चलें ज़्यादा नहीं थोड़ा तो मिच्योर हुए हैं हम। अब इस तरह तो नहीं चलेगा। 160 साल पुराना कानून आपने हमारे ऊपर लागू किया हुआ है, इनसे कोई पूछ ही नहीं सकता है। करप्शन, इंतहा की करप्शन है। आप किसी थाने में चले जाएं, आपका जायज़ हक है, जायज़ आपका काम है, उसके लिए भी आपको देना पड़ेगा, वहाँ पे रिश्वत देनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ जी, एक मेरे जहन में एक वाक़या आ गया। एक लड़का था, वो लड़का मतलब चलते फिरते उसे एक गिरा हुआ मोबाइल मिला है। उसने वो मोबाइल उठा लिया, मोबाइल उठा के उसने वो यूज़ करना शुरू कर दिया। यूज़ करते करते ऑलमोस्ट 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद उसे पुलिस वालों की कॉल आती है कि जी ये मोबाइल आपने जो सा है ना छीना है किसी से, और ऐसे ऐसे हमने आपका डेटा सारा निकाल लिया हुआ है, आप फलां गांव के फलां हैं और बला बला। अब वो लड़का जो सा था वो परेशान हुआ, उसने कहा जी मतलब टेंशन बन गई उसके लिए कि ये क्या हो गया। उसने मुझे कॉल किया, मुझे कहता है कि जी भाई मंसूर ऐसे ऐसे मामला हुआ है और ये बात है। मैंने कहा ठीक है, आप मोबाइल लेके मेरे पास आ जाओ और देखते हैं आगे क्या क्या करना है। अच्छा जी, वो मोबाइल लेके हम पुलिस वालों के पास जाते हैं। अब पुलिस वाले से जाके मतलब फेस टू फेस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ कि सर ये मोबाइल है, इस बच्चे को फलां जगह से मिला है और इसके अलावा इसमें और कोई भी बात नहीं है, ना ये डकैत है ना ये चोर है, अपना काम करता है फैक्ट्री, वहाँ पे आना जाना है इसका, वहाँ से रास्ते में आते हुए इनको मोबाइल मिला, इन्होंने मोबाइल उठा के यूज़ करना शुरू कर दिया। बेवकूफ़ी इन्होंने की है ये वाली, बस ये इनकी गलती है। अच्छा जी, इस गलती का खमियाजा उसको क्या भुगतना पड़ा? 30,000 पाकिस्तानी रुपए उसने वहाँ पे दिए हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। किस बात के? इस बात के दिए हैं कि जी मोबाइल बरामद हो गया है, मुद्दई ने जो उनसे लिखवाया था कि डकैती हुई है या चोरी हुआ है या हमसे छीन के ले गए हैं, जो भी उसने लिखवाया था। अब वो जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थे, उनसे मैंने कहा सर मेरा मोबाइल मुझसे बाकायदा रॉबरी हुई थी, डकैती हुई थी, 2 साल हो गए उसको, आप ही के थाना में इसकी एफआईआर दर्ज है, उसका आता पता ही नहीं है। ये आपका सलामदुआ वाला बंदा आया तो इसका आपने 15 दिन के अंदर सीडीआर निकलवा के मोबाइल को ट्रेस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, और सच जानने के बावजूद आप गलत कर रहे हैं। अच्छा जी, उस बंदे ने कहा कि जी वो जो लड़का था कि लाइयो अंदर तो लम्या पाओगे। मैं इससे आगे फिर मैंने बात नहीं की कि उसके साथ कोई ज्यादती ना करें, वो उसको मारे पीटे ना। मैं वहाँ से खामोश होकर बाहर निकल गया। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि ये हमारा सिस्टम है पुलिस का कि वो नाजायज़ था, उसके साथ ज्यादती की गई, जुल्म किया गया उसके साथ, उससे पैसे भी लिए उन्होंने और फिर कहीं जाके उसको क्लियर किया, क्लियर करके उसको फिर बात उसने बताई है उसकी कि ठीक है जी अब आप अपना लड़का ले जाएं। इसको 1 रात या 2 रातें उन्होंने उसको थाने में भी रखा और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम था चीज़ तो बरामद होगी है, जो सी चीज़ थी, जिस चीज़ का इशू था वो तो उन्हें बरामद होगी है, वो उन्हें मिल चुकी थी। अब ना उसका कोई चालान किया, ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अब ये है जो गलत है। अब ये चीज़ जो सी है, यहाँ से आके हमारा सिस्टम जो सा है पुलिस का, ये करप्शन से पाक नहीं हो सकता। आपने इख्तियारात बहुत ज़्यादा दे दिए हैं इनको, आपने नहीं, सॉरी आपके अकाउंट है, वो जो ब्रिटिश राज था ना, ब्रिटिश राज ने तो हुकूमत करनी थी। अब मैं आपके आका क्यों कह रहा हूँ, हुकूमत के आका क्यों कह रहा हूँ उनको? बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी कानून उठा के देख ले, सारे का सारा अलिफ से लेके ये तक सारे का सारा ब्रिटिश है। उसी के तहत ये मुल्क चल रहा है, उसी के तहत ये असम्बलियाँ चलती हैं, उसी के तहत ये सारे निज़ाम चल रहे हैं, उसी के तहत सारे इदारे चल रहे हैं। आपके अकाउंट ने इतने इख्तियारात इनको इसलिए दिए थे कि अवाम को काबू करके रखें, अवाम को बोलने की ताकत या हिम्मत ना दें इनको, कि इनको इस तरह से पकड़ लेना कि बस छोड़ ही दें बातें आप, कि आपने इनका सांस भी नहीं निकलने देना है, आपने इस तरह से इनको मनाना है। और जाएं, ले जाएं किसी भी बंदे को, आप ले जाएं पुलिस के पास, लेके चले जाएं, 2-4-10 दिन की बात है, उसके बाद वो बंदा जितना मर्दी बहादुर और दलेर होगा, वो बंदा अपने पाँव पे चल के घर नहीं आ सकेगा। ये इतनी ज्यादती, इतना जुल्म हमारी पुलिस करती है पब्लिक के ऊपर। मैं बहुत से ज़ाती मामलात हैं, उनको
डिस्कस करना चाहूँ तो टाइम इसमें बहुत स्पेंड हो जाना है। एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। एक दफ़ा मैं जी अपना जा रहा था गली में। अब उस गली में इतनी जगह नहीं है कि वहाँ से एट ए टाइम एक छोटी गाड़ी, सुजुकी टाइप गाड़ी वहाँ से गुजर सके इजीली। अच्छा, वहाँ पे एक बंदा था, वो पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर था। वो सब इंस्पेक्टर की गाड़ी है, मैं अपने उसके रिक्शा पे बैठा हूँ। अब मैंने उसे इशारा भी किया कि ये गाड़ी यहाँ से नहीं निकलनी, आप रुके ज़रा, मैं आगे पीछे करता हूँ फिर निकलना। उसने नहीं मेरी बात सुनी, उसने गाड़ी बैक की, गाड़ी उस पर ठोक दी उसने। अच्छा, गाड़ी ठोकने के बाद वो बंदा नीचे उतरता है और मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। ये तुमने क्या किया है, ये मेरी गाड़ी को खराश डाल दी है। यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ था। ये लाहौर में बहार कॉलोनी के अंदर वो रहायशी है, आसिफ उसका नाम था। और वही उसी टाइम, सेम टाइम मैंने कॉल किया 15 पे, उनको मैंने बताया है कि ये पुलिस वाला है, ये इसका नाम है। ट्रूली स्पीकिंग, वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं आया, मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। मैं 2-3 दफ़ा मैंने उनको कॉल किया, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। अब रीज़न क्या था कि रीज़न ये था कि एक पुलिस वाले के खिलाफ मैंने कॉल की थी, वहाँ पे नहीं आया कोई भी। वो मेरे साथ बदतमीजी करके वो चला गया। ठीक है, वो मामला मतलब अल्लाह देखेगा, अल्लाह उसे पूछेगा। मैं अपने दिल में, मेरे दिल में तो उसके लिए कोई रोज़ या कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है, अल्लाह उसे पूछेगा। अब लेकिन अल्लाह ने सिर्फ उससे नहीं पूछना, अल्लाह ने इनसे भी पूछना है जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, जो इदारों की बेहतरी की तरफ तो कोई कदम रखते नहीं है, अपने ज़ाती अनाद, अपने ज़ाती बुग़्ज़, ज़ाती झगड़ों के लिए तो ये 15 मिनट के अंदर FIR करवा देते हैं, 5 मिनट के अंदर बंदा उठवा देते हैं। पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए क्या कर रहे हैं, जिसके पैसे पे ये सारे पलते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए आपने क्या किया है? आपने कौन सी बेहतरी की है? ये देखें, ये मैंने भी बताया आपको कि 1.5 लाख से जायद लोग एक SHO के अंडर आते हैं, तो वो तो उनका बाप बनेगा ही। उसे कौन रोक सकता है? उनका बाप बनने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर उसकी मजबूरी है। अगर वो ठीक है फिर भी उसकी मजबूरी है, अगर वो गलत है फिर भी उसकी मजबूरी है, कि उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो लोगों की बातें सुनना शुरू कर देगा तो उसको फिर SHO कौन कहेगा? उसकी रिस्पेक्ट कहाँ से रह जाएगी? इसीलिए इनका डर होना बड़ा लाजमी है माशरे में। अब हमारा माशरा इतना घटिया, इतना गिरा हुआ माशरा नहीं है हमारा, जितना आपने हमको बना दिया हुआ है। इस सरकारी गुंडागर्दी की बदौलत आपने जितना हमको घटिया कर दिया हुआ, हम इतने घटिया नहीं है, हम भी इंसान हैं, हमारे भी एहसासात हैं, हमारी भी कुछ थॉट्स हैं जिनको लेके हम चलना है। हमने अपने बच्चों को पालना है, अपने मामलात को देखना है, अपनी फैमिलीज को हमने लेके चलना है। हम इस तरह से तो ना करें कि ये जुल्म ज़्यादतियाँ आप करवाते रहें और आपके कान पे जूं तक ना रेंगे, आपको फ़र्क ही कोई ना पड़े। इस तरह से ना करें, मेहरबानी करें इस मुल्क कौम के ऊपर। और आज मैंने ये पुलिस की बात की है, इंशाल्लाह आइंदा भी ये मामलात लेके चलता रहूँगा मैं, और कोशिश करूँगा कि हम बेहतरी की जानिब चलें। वज़ीर आज़म साहब, आपके पास फ़ौज है पूरी मशीरों की, वज़ीरों की, लेकिन आपको ये वाला मशवरे कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि इन मशवरों में उनका अपना नुकसान होता है। इस पुलिस को ख़राब करने वाले 110% हमारे सियासतदान हैं। हमारा MPA, हमारा MNA, हमारा मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर, ये इसमें शामिल है कि इन्होंने अपने ज़ाती मामलात को समेटना होता है। ज़ाती दुश्मनियाँ जो उनसी हैं ये पुलिस के सर पे ख़त्म करवानी होती हैं। और फिर पुलिस ने तो जौन सा ना डंके की चोट पे करप्शन करनी है। उसे पता है मुझसे पूछना किसने है, मुझसे जो पूछने वाला है वो तो आप मेरा कहना है, उन्हें मैनू की कहना है, उन्हें की करना है मेरा, उन्हें कुछ भी नहीं करना मेरा, उन्हें पता है इस चीज़ का। इस वजह से करप्शन ख़त्म नहीं होती, इस वजह से मामलात सीधे नहीं होते, इस वजह से ये मुल्क पिसता जाता है, इस वजह से हमारे ऊपर खरबों रुपया कर्ज चढ़ गया हुआ है, सिर्फ इन्हीं वजूहात की बिना पे। तो इनके लिए इस तरफ भी थोड़ा सा फोकस करें आप, और सोचें, देखें आप क्या कर सकते हैं। और आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक हुकूमत होने के नाते से आपके पास इक़्तिदार भी है, इख्तियार भी है, ताकत भी है, आपके पास फोर्सेस भी हैं, आपके पास इदारे भी हैं, आपके पास सारे लोग मौजूद हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप करना नहीं चाहते। आप क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ ये करना चाहते हैं कि अपने ज़ाती मामलात को मैनेज करें बस। जो ज़ाती प्रॉब्लम्स थे, जो ज़ाती मसाइल थे आपके, जो आपकी माजी की ज़िंदगी में आपके साथ बीत गए या मौजूदा ज़िंदगी में आपके साथ हो रहे हैं, आप उनको देखें। 8-8, 10 साल से जो बातें हो रही हैं उनके ऊपर बात ही कोई नहीं थी।
आज एक बंदा मिनिस्टर बन जाता है तो वो उसको सारी बातें याद आ जाती हैं, उसको अपनी इज़्ज़त भी याद आ जाती है, अपनी इज़्ज़त का ख्याल भी हो जाता है उसको। इससे पहले ये ख्यालात कहाँ थे? थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें। और पुलिस को ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि हम करना नहीं चाह रहे हैं। आप ये चाहते ही नहीं हैं कि इसको ठीक किया जाए। अगर ठीक कर दिया तो फिर हमारे काम कौन निकालेगा? अगर ठीक कर दिया तो हमारी दुश्मनियाँ कौन पालेगा? अगर ठीक कर दिया तो हमारे दुश्मनों को लितर पोला कौन करेगा? आप ये चाहते हैं। इस तरह से ना करें। इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत करें, ईमानदारी से करें और साबित करें कि आप अमीन हैं, आपने इस कौम की अमानत इनको लुटाई है। आप ये साबित करें। आप इस तरह ना करें कि जो पिछली हुकूमतें करती हैं ये वही कुछ आप अगर करना शुरू कर देंगे तो फिर कौन सी तब्दीली लेके आए आप? कहाँ से कौन सी तब्दीली लेके आए आप? PMLN भाड़ में जाए, ठीक है। पीपल्स पार्टी है, कोई सरोकार नहीं है, ये सब भाड़ में जाए अलॉन्ग विद PTI। आपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं तो फिर जो भी करता है वो जिंदाबाद है। अगर नवाज शरीफ एटमी धमाके करता है तो वो जिंदाबाद है। अगर नवाज शरीफ चोरी करता है तो वो मुर्दाबाद है। नवाज शरीफ की नस्लें अरबों खरबों रुपए अपनी शादियों पे खर्च करती हैं, तो हम ये कैसे एक्सेप्ट कर लें कि नवाज शरीफ साहब क्लियर थे या नवाज शरीफ साहब क्लियर हैं? कहाँ से क्लियर हैं वो? अगर वो क्लियर होते तो उनका नवासा अरबों रुपए शादी पे खर्च करे, कैसे कर सकता है? एक गरीब आदमी अपनी बेटी की या बेटे की शादी करनी हो तो 2 लाख रुपए से जमा नहीं होता, वो 2 लाख रुपए जमा नहीं कर सकता, और आप कई कई अरब रुपए खर्च कर देते हैं। कहाँ से आते हैं ये पैसे? ये मुल्क पे कर्जा इसी वजह से चढ़ता है। मुल्क पे जो उनका कर्जा चढ़ा है इन्हीं बातों से चढ़ा है। ये सब आपकी मेहरबानियाँ थी कि आपने इस मुल्क को जिल्लतों के गड्ढे में फेंक दिया कि आज कौम बोलने के काबिल भी नहीं है। आपने सभी कुछ तबाह कर दिया। मीडिया पे जाके देख ले, कोई बंदा सच बोलने का कायल ही नहीं है। वो सच बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता है, ताकत ही नहीं रखता है। हराम खा खा के इतने इतने बड़े हरामखोर बन चुके हैं ये लोग कि ये सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है इनके अंदर। सच बोलेंगे कैसे? सच कहाँ से बोलेंगे जब इन्होंने हराम खाना है, मुसलसल खाना है? सच कहाँ से बोलेंगे? बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जिन्होंने ठीक करना है वो खुद ही गलत है, फिर ठीक कहाँ से होगा? ठीक तो नहीं हो सकेगा, किसी भी सूरत में ठीक नहीं हो सकेगा। लेकिन अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा इंशाल्लाह। बड़े अहबाब वो कहते हैं कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहता हूँ बफजल खुदा ये मुल्क जौन सा है ये 200% मैं इस बात पे कायल हूँ। इस बात का मुझे यकीन कामिल है कि अल्लाह के फजलो करम से सब कुछ होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा, और ये मुल्क जौन सा है ये पूरी दुनिया को लीड भी करेगा। आप कुछ भी कर लें, जो मर्जी आप हिले बहाने कर लें, जैसे मर्जी करके आप चलें, लेकिन सच की कुव्वत को आप दबा नहीं सकेंगे। सच ने बिलाखिर सामने आना है। और ये कौम जौन सी है, इस कौम को आपने बड़ा जलील कर लिया कानून के नाम पे, ये आइन के नाम पे। कौन से आइन की बात करते हैं आप? आइन के अंदर लिखी गई बुनियादी जो उनसी ज़रूरियात है वो तो फराहम नहीं कर सके, फिर कौन से आइन की पासदारी की बात करते हैं आप? अगर यहाँ पे सच बोल दिया जाए तो तौहीन का इल्ज़ाम लग जाता है, डंडे सोटे पड़ते हैं, जेलें काटनी पड़ती हैं, मुसीबतें सऊबतें सहनी पड़ती हैं। अवाम को आपने ख़त्म कर दिया हुआ है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने छोड़ा ही नहीं है। आपने उनको बिल्कुल जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। आपने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने छोड़ा ही नहीं है। अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है तो उसको लितर मारे जाते हैं, उसको फायर मरवा दिया जाता है। पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत क्या किया था इस पाकिस्तानी हुकूमतों ने? पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत, मैं अपनी ज़ाती बात ही करूँगा, कोई सुनी सुनाई बात मैं नहीं करता। ये लाहौर की जो उनसी नहर है, नहर वाला रोड था, घुरकी हॉस्पिटल से मैं वापस आ रहा हूँ, वहाँ पे एक प्रोटोकॉल जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात है, ये पीपल्स पार्टी का दौर था, तब ये ऑर्डिनेंस पास किया गया था पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के नाम पे। दहशतगर्दी अपने अरूज पे थी। अब वहाँ पे क्या होता है कि जी मुझे नहीं पता, मेरे फरिश्ते भी नहीं जानते कि कौन सी गाड़ी जा रही है, किधर जा रही है।
मैं थोड़ा जल्दी में था, मैंने उस गाड़ी को ओवरटेक किया, 4 बंदे गन सीधी करके मेरी तरफ कर देते हैं, चले परा कर नू, गाली भी देते हैं वो। ये आप कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए आप ये करते हैं। उस ऑर्डिनेंस को आज तक खत्म ही नहीं किया गया, वो वैसे का वैसा चल रहा है। अपनी जब जरूरत होती है एक रात के अंदर अंदर असेंबली बिल पास कर देती है, जब आवाम की बारी आती है फिर आप कहाँ चले जाते हैं, फिर आप किधर चले जाते हैं? फिर कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो उनसी आपको वहां से घरों से निकलने नहीं देती है, जो आपको बोलने नहीं देती है? कौन सी गिद्दड़ सिंगी है वो? कहां से ये मामला, मतलब कौन ठीक करेगा इनको? किसने करना है ठीक? आप ही ने करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इस कौम के नौजवान उठेंगे, अपने हक के लिए उठेंगे और अपना हक छीनेंगे, बजोर ताकत भी छीनेंगे, और बफजल खुदा सच की ताकत को आप हरा नहीं सकेंगे। सच की ताकत जो सी है वो सर चढ़ के बोलेगी, और ये पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे पाक होगा। ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनेगा, ना सिर्फ कागजात में, अमली तौर पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनेगा, और इंशाअल्लाह ज़रूर बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। अभी जी इनिशिएटिव ले लिया है, अल्लाह ताला खैर करे और हिम्मत हौसला ताकत दिए रखे कि हक सच की आवाज़ उठाने के लिए हम आए हैं और उठाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर समझते हैं कि मैंने सही बात की है, उसको शेयर किया करें। लाइक्स कमेंट्स के साथ साथ आप उसको शेयर किया करें, ताकि ये बात हमारी फैले, हमारे बाकी के भाई, हमारे अहबाब जो उनसे हैं, मैक्सिमम अहबाब इन बातों को सुन सकें और उन्हें पता चले कि उनके हकूक़ क्या हैं और उनके मामलात को किस तरह से उनका इस्तेसाल किया जा रहा है, किस तरह से ये तागूती ताकतें जो सी हैं, जो हुकूमत के नाम पे मसीहा बन के बैठ जाती हैं, लेकिन अंदर से ये भेड़ियों से भी बदतर होते हैं। ऊपर से तो मसीहा बन जाते हैं, लेकिन अंदर से भेड़ियों से भी बदतर होते हैं ये लोग। तो इन भेड़ियों का मुकाबला करेंगे, ये अवाम करेंगे, भेड़ बकरी अवाम करेंगे इंशाल्लाह, और इन भेड़ियों से छुटकारा हासिल करना नागुज़ीर हो चुका हुआ है। इस तरह से नहीं चलेगा ये मुल्क। आपने बहुत नोच लिया इसको, बहुत आपने खसोट लिया, आपने कई हज़ार अरब रुपए के कर्ज इस मुल्क पर चढ़ा दिए हैं। वो निकलने कहाँ से हैं? वो गरीब की हड्डी में से निकलने हैं। वो सारा पैसा वापस तो करना है और सूद समेत वापस करना है, और आपने सारा निज़ाम धर्म भरम करके रख दिया हुआ है। इस तरह से मज़ीद नहीं चलेगा। अब ये जी पुलिस की बात, वापस वहीं पे आता हूँ मैं कि पुलिस का जो सा है सिस्टम, उनकी मजबूरियाँ हैं जिस वजह से वो करप्शन करने पे मजबूर हैं। उनके पास ऑप्शंस नहीं हैं। ऑप्शंस क्यों नहीं है? कि बर्डन बहुत ज़्यादा है, कि 1.25 लाख से 1.5 लाख की आबादी को एक बंदा सिर्फ मैनेज करेगा। ऊपर जो उनसी फिर हिरारकी बैठी हुई है, एसएचओ साहब के बाद आते हैं डीएसपी साहब आते हैं, एएसपी साहब आते हैं, एसपी साहब आते हैं, एसएसपी साहब आते हैं, एआईजी साहब आते हैं, डीआईजी साहब आते हैं, आईजी साहब आते हैं। इनका पब्लिक से कोई कंसर्न नहीं है, लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, पब्लिक से कोई कंसर्न नहीं है। इसको चेंज करें, इसको बेहतर तरीके से लेके चलें, और पुलिस स्टेशन जो से हैं ये ज़्यादा बनाएं, ज़्यादा नफरी जिसके अंदर मौजूद हो, ज़्यादा पुलिस वाले जो उनसे हैं इनको भर्ती करें, और बेहतर तरीके से जो आवाम को, पब्लिक को डील कर सकें। करप्शन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जब उनके ऊपर से प्रेशर ख़त्म होगा, करप्शन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जब 1.5 लाख में से एक बंदा है, उसके पास कई करोड़ की मालियत की गाड़ियां हैं, कई करोड़ के उसके असासे हैं, कई 100 एकड़ ज़मीन का वो मालिक है, उसने जब एसएचओ साहब के पास जाना है, 5, 7, 10 लाख रुपए उसने जब एसएचओ साहब को देना है, उनकी मजबूरी बन गई, वो उसको इनकार कर ही नहीं सकेंगे। कैसे इनकार करेंगे भाई? 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, कहां से इनकार करेंगे? वो सिस्टम को आपने खुद ने बिगाड़ा हुआ है, आप इसको ठीक करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये ठीक करना पड़ेगा। अगर ठीक नहीं करेंगे तो मामला तो खराब होते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मामला खराब हो चुके हुए हैं। आप कहते हैं माफियाज, कौन सी माफियाज हैं वो? भाई रियासत से बड़ी ताकत कौन सी है? रियासत से ऊपर कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत है वो? कोई ताकत नहीं है। रियासत से ऊपर कोई ताकत नहीं है।
आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं, करें। और अवाम की दुआएं आपके साथ है, अवाम आपके साथ है। खान साहब, आपने बड़े बड़े नारे लगाए थे, आपने कहा था कि आपसे बेहतर तो इस मुल्क के लिए लीडर कोई है ही नहीं है, इसको साबित भी करें। और इसको पुलिस के निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। पुलिस के ऊपर से बर्डन कम करें और नए कवानीन मुरतब करें जो आज के दौर के हिसाब से जिनकी ज़रूरत है। 160 साल पुराने कवानीन के ऊपर आप चल रहे हैं आज तक। हंसी आती है, दुख होता है, रोना आता है कि हम कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं हम, कौन लोग हैं हम, ये समझ नहीं आती। 160 साल पुराना कानून है जिसके तहत पुलिस का सिस्टम, पुलिस का निज़ाम चल रहा है, उसको तब्दील करने का ही नहीं सोचा गया, उसको बेहतर करने का ही नहीं सोचा गया। 1934 या 33, 1933 34 के रूल्स हैं, उन कवानीन के तहत पुलिस काम कर रही है। 1960 का कानून है, उस कानून के तहत पुलिस बनाई गई है और आज तक वही कुछ चल रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहे हैं आप, ना ही लेके आना चाह रहे हैं मुस्तकबिल करीब में। लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा, अब आपको ये तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। तब्दीली का नारा आपने लगाया था, आपको ये करना पड़ेगा। मैं जी एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मेरे भाई, मेरे अहबाब जो उनसे हैं, वो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि मेरा कोई ज़ाती अनाद नहीं है किसी के साथ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई किसी से कोई नफ़रत या बुग़्ज़ नहीं है। हाँ जी, एक बात ज़रूर है कि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, मैंने रिज़्क़ हलाल खाया है और सच बोलना मेरी सरिश्त में शामिल है। और मैं किसी से, किसी भी भाई, सारे भाई कान खोल के दोबारा मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा किसी से कोई ज़ाती अनाद मसला या बुग़्ज़ नहीं है मुझे। ये बातें जो उनसी मैं करता हूँ इसमें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, उसका रीज़न क्या है कि हकायक हैं, इन हकायक से हट के हम नहीं चल सकते, इन हकायक के ऊपर ही हमने चलना है। इसमें अगर किसी को कुछ बुरा लगता है तो उसको लगना भी चाहिए, क्योंकि सच तो हमेशा कड़वा होता है। और दोबारा ये मैं बात करने जा रहा हूँ कि मेरा किसी से कोई ज़ाती अनाद बुग़्ज़ या कोई किसी से मेरा कोई मसला नहीं है। मैं सभी लोगों की इज़्ज़त करता हूँ, आप सबकी इज़्ज़त करता हूँ, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप सबकी इज़्ज़त करता हूँ। और बाकी हमारी जो उनसे हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो भी काबिल एहतराम हैं। लेकिन अगर वो काम करेंगे तो, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके लिए मेरे दिल में कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनके लिए। फिर इससे भी आगे जाएंगे हम, ऐसे ही लेके चलेंगे मामलात को। और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगियाँ दे। और इमरान खान साहब को 2-250 साल की ज़िंदगी दे, हुकूमत के बाकी करिंदों को भी 2-2.5 साल की ज़िंदगी दे, ताकि वो अपने ज़ाती मामलात को निबेड़ सकें, अच्छी तरह से उनको निपटा सकें और बेहतर तरीके से अपने दुश्मनों के साथ वो पेश आ सकें। अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगियाँ दे। लेकिन इसके साथ साथ आपको आवाम का सोचना पड़ेगा, इस मुल्क का सोचना पड़ेगा, इस मुल्क में बेहतरियाँ लानी पड़ेंगी, इसके कवानीन को आपने बदलना होगा, आपने अपने कवानीन बनाने होंगे। आपको अब इस तरह से नहीं लेके चल सकते, इस मुल्क को आप इस तरह से लेकर नहीं चल सकते हैं। आपको अपने कवानीन मुरतब करने होंगे, अगर नहीं करेंगे तो मामलात और बिगड़ते जाएंगे। बदकिस्मती देखें कि जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तब पाकिस्तान की आबादी है करीब 7-7.5 करोड़, आज पाकिस्तान की आबादी है आलमोस्ट 25 करोड़। 7.5 करोड़ आबादी, पुलिस स्टेशन 1500-1600, 25 करोड़ आबादी, पुलिस स्टेशन 1600-1700। क्या कर रहे हैं आप, किस तरह का मजाक कर रहे हैं? 4 गुना आबादी बढ़ गई है मुल्क की, मसाइल भी उसी हिसाब से बढ़ने हैं, क्राइम भी उसी हिसाब से बढ़ना है। तो ये इस तरह से इसको मैनेज नहीं कर सकते आप। अगर इसी पुलिस के ऊपर हमने दारोमदार रखा तो करप्शन ख़त्म नहीं होगी इस महकमे में से, क्योंकि उसके उन लोगों की मजबूरियां हैं कि वो क्या करेंगे जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा। और पैसे के आगे तो बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी कुव्वतें हार मान जाती हैं। तो वो तो फिर 16 स्केल के एक SHO हैं, या 14 स्केल के एक सब इंस्पेक्टर हैं, या स्केल 11 के एक ASI हैं, या स्केल 5-7 के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हैं। उनकी सैलरीज का आप देखें तखमीना तो वही 25-30 हज़ार से लेके 70-75 हज़ार तक बंदा होगा। उनकी भी ज़रूरतें हैं, उन्होंने भी लग्जरियस लाइफ गुजारती है।
उन्होंने भी बड़े बड़े बंगले कोठियाँ बनानी हैं। भाई देखे ना, अब एक SHO है, उसकी तनख्वाह 70,000 रुपया है, उस SHO के पास उसके पाँव में कदमों में आके बैठ रहा है एक बंदा, उसकी 200-250 एकड़ ज़मीन है। अब SHO साहब ने जो ऊँटा लेना लियारियां लानियां ने तो फिर दरवाजे तो उच्चे करने पैने ने, कितों करनगे फिर वो? भाई उन्होंने फिर करप्शन ही करनी है, करप्शन करके ही फिर वो दरवाजे उच्चे करनगे ना, ऊँटा लेना लियारियां भी तो निभानियां ने ना। और इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, दुआओं में याद रखें, और हक सच की आवाज़ इसका साथ बने। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये आप सबकी आवाज़ है, ये आपकी तकलीफ़ें हैं जो देखी हैं मैंने, जो जिनको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद मैंने बात करनी स्टार्ट की है। एक्सीडेंटली वो मिनिस्टर साहब ने सिरावली हमारे गांव का जो ग्राउंड था उसको ख़त्म किया था, उस दिन एक्सीडेंटली लाइव आने का चांस हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपनी आवाज़ जो है बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं इसको। हाँ जी, अगर आप बोर हो रहे हैं तो काइंडली मुझे बताइएगा, कोई कोई भाई कमेंट करके जो बोर हो रहा है गुफ्तगू से। अच्छा, हम उसके ऊपर बात की थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा, मैंने देखा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बस आपने इंटरनेट का पैकेज करना है और गो ऑन, और इसके साथ आप अपनी आवाज़ बहुतों तक पहुंचा सकते हैं। मेरी अकेले की आवाज़ बहुतों की आवाज़ है। अब इससे कोई अग्री करे या ना करे वो एक अलग इशू है, लेकिन हकीकत में ये जो कुछ मैंने आपसे कहा है ये आपकी अपनी ज़िंदगियों में आपके साथ बीता होगा, आपके साथ इस तरह के मामला हुए होंगे। ये जो पुलिस गिरदी है, ये रियासती गुंडागर्दी है, ये सारे मामला आपके साथ डेफिनेटली हुए होंगे। अगर आप शेयर करना चाहें तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें, समझें आप अपना स्ट्रेस निकालें, अपनी जो सी। जी एलेक्स प्रिंस, वी वांट यू टू कंटिन्यू प्लीज़। जी भाई, मैं आपके साथ ही हूँ। हाँ जी, अब बात हम कर रहे थे पुलिस की बेहतरी की। पुलिस की बेहतरी को हम किस तरह से कर सकते हैं? इनकी जुरिस्डिक्शंस को कम किया जाए, इनके इख्तियारात को कम करें आप, इनके इख्तियारात को डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे, ज़्यादा पब्लिक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे और करप्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म होती जाएगी। अब एक SHO साहब जो उनसे हैं 1.5 लाख का प्रेशर लेके बैठे हुए हैं। अब उस 1.5 लाख में से 1500 बंदा ऐसा है जो करोड़पति है। अब वो 1500 में से 5 बंदे के केसेस आ जाते हैं थाने के अंदर। अब वो पांचों के 5 जो उनसे हैं वो लेके आएंगे 10-10 लाख रुपए। कोई टोयोटा कोरोला ले आएगा, कोई एक्सल ले आएगा, कोई 5-10 मरले का प्लाट ले आएगा। वहां पे SHO साहब ने क्या करना है? वहां पे वो मजबूर हो जाएंगे, वहां पे उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो मेरिट पे दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे मेरिट पे फैसला, क्योंकि पैसे की जो ताकत है और आज मादा परस्ती का दौर है, इसके अंदर मजबूर हो जाएंगे, वो नहीं करेंगे। वो बहुत कम